डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज का दंगल इस देश में तीसरे चरण में 7 तारीख को एक तरफ वोटिंग होगी तो दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे पर अपने गंभीर आरोप हैं। आपको बताते चले 7 तारीख को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चला है, लेकिन जैसे जैसे अगले चरण के लिए तारीखें आगे की ओर बढ़ रही हैं, एक दूसरे पर नए सिरे से आरोप मढ़ने के कवायद भी पार्टियों के भीतर शुरू की जा चुकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह का काट छांट कर आरक्षण को लेकर एक वीडियो वायरल किया गया, जिसको लेकर दिल्ली में मामला भी दर्ज हो चुका है। तो वहीं तेलंगाना के सीएम को भी समन देने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको जबरदस्त तरीके से वायरल किया जा रहा था, जो पूरी तरह से गलत है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया गया है। लेकिन आरक्षण के मामले पर बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि दरअसल बीजेपी की सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई बार ये कहा जा चुका है कि खुद बाबा साहब आंबेडकर भी आ जाए तो भी आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में वहां पर धर्म के आधार पर कैसे ओबीसी और SC/ST में से आरक्षण निकालकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिया गया, ये मुद्दा बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी पर हमला किया जा रहा है। इन सब के बीच तमाम और नए मुद्दों की एंट्री हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष के मेहमानों के साथ हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो सोशल मीडिया के इस जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो लोग भी अपने वीडियो को डालें वो इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि ये सही है या फिर नहीं है। और अगर कोई भी गलत वीडियो को काट छाट कर प्रसारित करता है तो क्या वक्त आ चला है जब चुनाव आयोग की ओर से इसका संज्ञान लेते हुए कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ये मामला नजीर बने। आरक्षण के मामले को पुरानी न जाने कब के बयानों को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी पर ये जो सवाल दागे जा रहे हैं वो क्या सिर्फ और सिर्फ चुनावों के मद्देनजर ही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की ओर से कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की जा रही है तो क्या वो सिर्फ सियासी महज है। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमानों के साथ इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले कि आगे बढ़े, आज दिन भर इस मसले को लेकर किस तरह की कवायद रही है उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश में चुनाव शुरू हुआ तो मुद्दों की लड़ाई में पहले पन्ने पर 400 पार दिखा, दूसरे पन्ने पर संविधान था, तीसरे पन्ने पर मुसलमान निकल आया और अब चौथे पन्ने पर आरक्षण के मुद्दे पर सियासत हिलोरे मार रही है। सियासत भी ऐसी कि केंद्रीय गृह मंत्री के बयान का ही फर्जी वीडियो सोशल मीडिया में घुमाया जाने लगा। चुनावी नुकसान की आशंका में बीजेपी परेशान हुई तो पीएम मोदी को भी बोलना पड़ा। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग इस मुद्दे पर शुरू हुई कि कौन सा दल देश के संविधान को बदलना चाहता है। कांग्रेस ने संविधान पर खतरे के आरोप लगाने शुरू किए तो बीजेपी ने पलटवार में आरक्षण के नाम पर संविधान से खिलवाड़ करने और तुष्टीकरण का डबल अटैक किया। कर्नाटका में कांग्रेस ने संविधान बदलने, SC/ST OBC का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है। इन्होंने पहले भी अपने मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए कानून बनाने की बात कही। बीजेपी की ओर से हो रहे इन्हीं पलटवारों के मुकाबले कांग्रेस के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो फैलाना शुरू किया। यहाँ तक कि ऐसे नेताओं के वीडियो भी पोस्ट किए जाने लगे जो कांग्रेस में रहते हुए आरक्षण खत्म करने की बातें किया करते थे।
आखिरकार संघ को भी आरक्षण पर अपना रुख साफ करना पड़ा। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि ये रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के हवाले से बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश भर के एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण काटकर तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण के विषय में हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी के लोग इनके रिजर्वेशन पर डाका डालकर धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज काउंटर कर रहे, आप रिजर्वेशन हम नहीं हटाएंगे, जितने आबादी उतने हिस्सेदारी देश में होना चाहिए। मुसलमानों को लगभग 75 ईयर से वोट बैंक मानते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काकर वोट लेकर सत्ता पाते हैं। चुनाव के तीसरे चरण से पहले इस पूरी चुनावी सियासत के पीछे का एक छोटा सा सच ये भी है कि इस बार तीसरे चरण में 7 मई को जिन 94 सीटों पर मतदान होना है उनमें से 10 सीटें एससी और 10 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन 20 सीटों में से बीजेपी ने 2019 में एससी वर्ग की सभी 10 सीटें और एसटी की 10 में से 8 सीटें जीती थी। इस लिहाज से आरक्षण और तुष्टीकरण का डबल अटैक करके बीजेपी इन 20 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के साथ साथ हिंदू वोट बैंक को संगठित करने की चुनावी पैंतरेबाजी भी आजमा रही है। इसी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस लगातार आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमले करने में जुटी है। बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। चुनावी लड़ाई में झूठ सच का सियासी झगड़ा अब यहां तक पहुंच चुका है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को शेयर करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन लोगों को समन करना शुरू किया है जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो फैलाया। और इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का भी नाम है, जिन्हें समन करने दिल्ली पुलिस हैदराबाद पहुंची है। आज तक ब्यूरो। जैसे जैसे चुनाव का एक एक चरण बीतता हुआ चला जा रहा है वैसे वैसे आक्रामक चुनाव प्रचार भी होता जा रहा है और आक्रामक होती जा रही है रणनीतियां भी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी की शिकायत की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, चुनाव आयोग में बीजेपी ने दर्ज की है शिकायत। कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया को डीरेल कर रही है, ये कहना है बीजेपी का। बीजेपी का ये भी आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने डीप फेक वीडियो डाला है। आधिकारिक हैंडल से कांग्रेस ने ये वीडियो डाला है और इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो जिसमें आरक्षण विरोधी उनको करार दिया जा रहा है और उस डीप फेक वीडियो को लेकर अब चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर अपने तमाम आपत्ति दर्ज करा लिए गए हैं। कांग्रेस के समर्थकों ने केंद्रीय गृह मंत्री का काट छाट कर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया और आरोप लगाया कि बीजेपी
आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेताओं की ओर से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है। तो क्या अब इस तरह से वायरल वीडियो के जरिए एक दूसरे पर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जाएंगे, जैसा दोनों ही तरफों से दावा किया जा रहा है? किसके दावे में ज्यादा दम दिखेगा? कौन सच लेकर जनता के सामने जा रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुनील सिंह यादव जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, कंचन यादव हमारे साथ स्पोक्स पर्सन आरजेडी के इस वक्त जुड़ चुके हैं, तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रोफेसर संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक। थोड़ी देर में ये दोनों हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी आपसे शुरुआत करते हुए, चुनाव आयोग का दरवाजा आप लोगों की ओर से खटखटा दिया गया गृह मंत्री के डीप फेक वीडियो को लेकर कि किस तरह से आरक्षण पर उन्होंने जो बयान दिया ही नहीं, उस बयान को काट छाट कर लोगों के बीच वायरल किया जा रहा है। लेकिन इसी तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। अब डीप फेक से निपटना तो एक बड़ी चुनौती है, हाल ही में सभी इसका शिकार हुए थे, तो इस बात का ध्यान तो सबको रखना। कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह के आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रही है और आरक्षण पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर भी जवाब। सिद्धार्थ जी आपका। देखिए चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी की एक मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि जो आरक्षण और पिछड़ा वर्ग की विरोधी कांग्रेस पार्टी है, जब जब वो एक्सपोज होती है, उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो किसी ना किसी को कोई डीप फेक वीडियो को बनाए, कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे, कोई झूठ फैलाने की कोशिश करे, क्योंकि देश की जनता और विशेष तौर से जो देश का पिछड़ा वर्ग है, वो आज कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि एक दौर तो हमको याद था जब नेहरू जी कहा करते थे, उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि इस देश में SC/ST आरक्षण से स्टैंडर्ड गिर जाएगा। उनको दौर याद था कैसे काका कलेक्टर कमीशन की रिपोर्ट से लेकर के मंडल कमीशन तक कांग्रेस पार्टी उसको दबा के बैठी रही। उनको याद था कि एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश के पिछड़ों की सुध नहीं ली। उनको याद था कि इस देश में जब पहली बार पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात आई 2017 के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। पर कांग्रेस पार्टी आज इस स्तर तक उतर आई कि देश के पिछड़े वर्ग को बरगलाने के लिए और अपने तुष्टीकरण के वोट के लिए इस प्रकार की हरकत करेगी, इस प्रकार से वो फेक वीडियो, इस प्रकार से वो झूठ फैलाने का काम करेगी। आज बड़े सवाल है चित्रा जी, देश के आरक्षण के ऊपर कांग्रेस पार्टी का जो ऐतिहासिक स्टैंड रहा है, देश के आरक्षण को कमतर करने वाला, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता इस चैनल पे हैं वो इसका जवाब दे। आपने अगर कर्नाटक के अंदर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को काट करके एक धर्म विशेष को देने का काम किया, तो वो किसके लिए किया था? वोट बैंक के लिए तो किया था ना। जब आंध्रा में आपने ऐसा किया तो किसके लिए किया? जब आपके पार्टनर बंगाल में 91 ओबीसी की जातियों में 85 एक धर्म विशेष को देते हैं, तो किसके लिए देते हैं? वैसे वोट चाहिए तुष्टीकरण से, जाना है वहां से, दुकान चल रही है वहां से, और कहते हैं पिछड़ों को। तो ये जो बरगलाने की राजनीति है, ये कांग्रेस पार्टी की एक्सपोज हो चुकी है चित्रा जी, और उसी का परिणाम है कि ये लोग ऐसे स्तर पर आकर उतर चुके हैं। आज देश की जनता बड़ी समझदार है, देश का ओबीसी वर्ग बड़ा समझदार है, और वो कह रहा है नहीं, और आप लोग कांग्रेस के सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन में, ठीक है। सुनील सिंह यादव जी, ठीक है, आपके आरोपों पर जवाब ले लेती हूँ। पहला ये सवाल है कि क्या भ्रम में रखकर जनता से वोट हासिल कर लिए जाएंगे, जैसा कि बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही कई मोर्चों पर कह चुके हैं कि खुद बाबा साहब आंबेडकर भी आ जाएं तो भी दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता है। फिर बार बार ये नैरेटिव बनाना कि नहीं बीजेपी की ओर से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर प्लान बना रही है, इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं सुनील सिंह जी? ये तो एक झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास नहीं हो गया है जी? नहीं, नैरेटिव गढ़ने का प्रयास नहीं है चित्रा जी। भारतीय जनता पार्टी की जो मदर संगठन है वो आरएसएस है। क्या आरएसएस के प्रमुख ने बिहार के चुनाव में नहीं कहा कि आरक्षण पर विचार होना चाहिए, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? जब जनता ने बगावत किया, जो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, जिनके लिए आरक्षण है, तब फिर वो पलट गए। भारतीय जनता पार्टी में कितने नेता हैं जो आज भी आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं? मैं भी बीजेपी के साथी को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आप बताइए, मंडल कमीशन जब इस देश में लागू हुआ तो सबसे ज्यादा सड़कों पर आके आत्महत्या कौन कर रहा था? कौन लोग हैं भाई वो जो मंडल कमीशन के खिलाफ आत्मदाह कर रहे थे कि नहीं पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? पूरे देश में 27% ओबीसी का आरक्षण है, मध्य प्रदेश में 14% है। ये कौन लोग हैं? और चित्रा जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पहले शायद कांग्रेस भी आरक्षण के पक्ष में नहीं थी,
आज हम कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन इसलिए है क्योंकि वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। बीजेपी के साथी क्या आपके कार्यक्रम में कह सकते हैं हम जाति जनगणना कराएंगे? इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। ये 2%, 5% लोगों को 98%, 99% आरक्षण देने वाले लोग ये कहां ओबीसी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं? ये कब से आ गए? तो मैं केवल इनसे ये जानना चाहता हूं कि आप मंडल कमीशन में आत्मदाह करने वाले कौन थे? आरएसएस के प्रमुख ने आरक्षण के खिलाफ बोला कि नहीं बोला? और मध्य प्रदेश में ओबीसी के कितने प्रतिशत आरक्षण है भारतीय जनता पार्टी बता दे। और एक बात और साफ कर दूं चित्रा जी आपके कार्यक्रम में, एक छोटा सा जवाब इस देश में किसी की हैसियत और किसी की औकात नहीं है कि पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन ले। जो हाथ आरक्षण छीनने का प्रयास करेगा वो ठीक है। राहुल गांधी बिलासपुर में इस वक्त इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं। शर्ट खरीदता है, 500 रुपए की शर्ट खरीदता है, जितनी जीएसटी वो देता है उतनी जीएसटी अदानी देता है। 18% अदानी देता है, 18% आदिवासी युवा देता है। आदिवासी युवा बेरोजगार, उसके माता पिता हजारों में कमाते हैं और अदानी हजारों करोड़ों में कमाता है, मगर टैक्स अदानी जितना आदिवासी जितना। क्या मतलब है? तो आप लोगों के जेब से पैसा निकलता है, पेट्रोल खरीदते हो, पेट्रोल खरीदने का पैसा आपके जेब से निकलता है, अदानी की ओर जाता है। बिजली का स्विच ऑन करते हो, अदानी को पैसा जाता है। शर्ट खरीदते हो, अदानी को पैसा जाता है। जंगल जाता है, जमीन जाती है, जल जाता है। तो पूरा का पूरा फायदा उनको पकड़ा दिया। तो अब कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? मैं आपको खुश करने के लिए 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। मूड आपका अच्छा हो जाएगा। संविधान को बचाना है, रिजर्वेशन को बचाना है, मगर जितना धन उन्होंने अदानी को दिया उतना धन हमें आपको देना है। उन्होंने 20-22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब पूरा देश जानता है कि 21वीं सदी में महिलाएं। तो तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी, जो आरोप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने लगाए थे उस पर भी जवाब दीजिए। और राहुल गांधी वहां पर लगातार अडानी और अंबानी के मुद्दे पर आप लोगों को घेर रहे हैं और बड़ा मुद्दा बनाकर इसको लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या है काट बीजेपी के पास इसकी? देखिए चित्रा जी, अभी आपने राहुल जी को जल्दी काट दिया। अगर थोड़ा सा आप और सुनाते तो देश को एक मीम और मिल जाता। जिनको एमएसपी और एमआरपी का फर्क ना पता हो वो क्या तो आरक्षण पर बोलेंगे। राहुल गांधी जी को जब ओबीसी का फुल फॉर्म नहीं पता था तब इस देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री आ चुके थे। उनको भी ओबीसी की याद तब आई, पिछड़े वर्ग की याद तब आई जब सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी वर्ग से इस देश में मंत्री हैं, सबसे ज्यादा सांसद हैं। जब वो सत्ता में रहे तब कभी नहीं दे पाए, कभी प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए। आज से पहले कितने मुख्यमंत्री रहे हैं इनके? 250 मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, मात्र 40 ओबीसी दे पाए, 17%। और हमारे रहे 68 मुख्यमंत्री, हमने उसमें से 21 ओबीसी वर्ग से दिए, हमने दिए 30%। पर राहुल गांधी उस पर बात नहीं करेंगे। अभी समाजवादी पार्टी के साथी भी बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि बड़ी जिम्मेदारी से ऐसी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी का आरक्षण तो आप सुन लीजिए, अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में 8% आरक्षण समाजवादी पार्टी ने अपने ही परिवार को दिया है। 8% कैंडिडेट तो एक परिवार से लड़ रहे हैं। बहुत सामाजिक न्याय की बात आपने करी, बहुत ज्यादा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी हो गई। अरे कितने हिस्सेदारी है, कितनी जनसंख्या आपके परिवार की, पर 8% के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की ओर से। ऐसा ही लालू जी की पार्टी में है, 9% कैंडिडेट लालू जी की पार्टी से हैं, उनके एक ही परिवार से हैं। ये लोग जिन्होंने परिवारों को आगे रखा, कभी समाज की बात नहीं करी, कभी पिछड़े वर्ग की बात नहीं करी। और तब नहीं, आपको मैं समाजवादी पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूं, तब आपको याद नहीं आई थी इस देश में आरक्षण खत्म करने के जो आज से पहले के इंस्टेंस थे, तब आप नहीं बोल पाए। एएमयू में, जामिया में जब एससी एसटी ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता, उस पर आपकी जबान नहीं खुलती, क्योंकि वोट भी तो लेना है।
कहानी वोट बैंक की भी तो है। अगर उसके खिलाफ बोल देंगे तो कैसे हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी बोलने लग रही है कि हम आरक्षण काट करके हम माइनॉरिटी को भी देंगे। माइनॉरिटी में किस वर्ग को देंगे मेरे को दोहराने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली द डैश, पर्टिकुलरली द विशेष वर्ग, जिनका संसाधनों पर पहला अधिकार है, तब आपको कोई समस्या नहीं होती। इस देश में कर्नाटक में आरक्षण काट के दे दिया, खत्म करने का इंस्टेंस है ऐतिहासिक, तब आपको कोई समस्या नहीं हुई। बंगाल में दे दिया, तब कोई समस्या नहीं हुई। और अगर हिम्मत है आप में, मैं अपने समाजवादी साथी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आज ये डिबेट खत्म होने से पहले आप ये बता करके जाइएगा कि जब संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, आपकी पार्टी ने उसका लोकसभा में क्यों विरोध किया? क्यों संसद में आप नहीं चाहते थे कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। टीवी पर सुनील सिंह जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आरजेडी और बाकी लोगों के पास फौरन आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से सुनील सिंह जी, जल्दी से। देखिए चित्रा जी, है क्या, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक मजबूरी है कि जो मोदी जी झूठ परोस रहे हैं, जो नफरत परोस रहे हैं, वही उनको टीवी पे आके उनका पक्ष करना है। हम इनसे सीधा सवाल कर रहे हैं कि आप मंडल कमीशन के समय आत्महत्या कौन कर रहा था, उसका जवाब दे दीजिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आपने पिछड़ा बना दिया, यादव समाज का बना दिया, क्या वो मुख्यमंत्री जाति जनगणना करा पाएंगे? क्या 27% आरक्षण दे पाएंगे? वो हिम्मत नहीं। ये दुर्भाग्य है कि आप हमारे परिवार में पैदा होकर के आप उस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं जो आत्मदाह कर रहे थे आरक्षण के नाम पर, जान दे रहे थे। आप गलत जगह काम कर रहे हैं। मैं आपके परिवार में पैदा नहीं हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। मतलब आप कहां से कहां आ गए आप लोग? मतलब आप उनकी जाति देखकर आप कहेंगे कि आपके परिवार में, मतलब क्या है ये? देश और दुनिया कहां हम चांद पर पहुंच रहे हैं और कहां यहाँ पर बैठकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता अगर यादव टाइटल के हैं तो वो आपके परिवार के हैं। वहां कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनील सिंह साजन जी, आपकी बातें हास्यास्पद नहीं है क्या? इस तरह की कौन बात करता है? जाति देखकर कौन सवाल पूछता है? जाति देखकर कौन कहता है कि आप हमारे थे, हमारे? क्या हम लोग आपके नहीं है? बाकी लोग आपके नहीं है? बाकी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं वो आपके नहीं है? हम किस तरह की बातें कर रहे हैं? और यहाँ पर मुझे तो वो संदर्भ, इसी वजह से मैंने पूरा रिसर्च निकाला हुआ है। एक सेकेंड सर, दोनों ही पक्षों की ओर से, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सबकी ओर से राजनीति की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तथ्य देश की जनता के सामने रखना जरूरी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सदन के भीतर एक बार कहा गया था कि नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। जब उसकी पूरी डिटेल हम लोगों ने निकाली तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी और ये 1947-1964 खंड 5 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1989 के पेज नंबर 7 पर मौजूद है, आप लोग चेक कीजिएगा। इसमें उनकी ओर से कहा गया था कि नेहरू ने कहा था कि वो किसी भी प्रकार के आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आरक्षण जैसी चीजें अक्षमता, द्वितीय दर्जे के मानकों की ओर लेकर जाती हैं। मैं चाहता हूं मेरा देश हर चीज में फर्स्ट क्लास देश बने। जिस समय से हम द्वितीय दर्जे को प्रोत्साहित करते हैं हम खो जाते हैं। और उसके बाद तमाम और भी लाइनें हैं, अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगी तो सबका समय खत्म हो जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ सीधे यहाँ पर बाकी प्रवक्ताओं के पास। तहसीन पूनावाला जी, आपका रुख करते हुए, आरक्षण को खत्म करने की बात किसने कही? नरेंद्र मोदी ने तो कही नहीं, दूसरी तरफ से तो कही नहीं गई। क्या वीडियो को काट छांट कर, तहसीन जी नहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंचन यादव जी, काट छांट कर वीडियो को हम जनता के बीच लेकर जाएंगे? क्या इससे हम चुनाव जीतेंगे? हम सच का साथ देकर क्यों नहीं चुनावी मैदान में जाते हैं? उनको मुद्दों पर आप घेरिए, काट छांट कर वीडियो हम बना देंगे और फिर चाहेंगे कि जनता उनको हरा दे। ऐसा होता है क्या कंचन यादव जी? यहाँ आरक्षण के बहुत हिमायती बने हुए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं बहुत रिसेंट का इंसिडेंट है उस पर पूछना चाहती हूँ। जब हेमंत सोरेन जी झारखंड में ओबीसी आरक्षण बढ़ा के 14 से 27% किए, एससी और एसटी का आरक्षण बढ़ाए और मांग कर रहे थे कि इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, तो आपके केंद्र की सरकार ने गवर्नर के माध्यम से उस पर स्टे लगवा दिया। सर, ये आपका है ओबीसी विरोधी चेहरा। और बिहार में तो हमने आरक्षण बढ़ाकर 75% किया, ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाया और 10% आरक्षण 9th शेड्यूल में डालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार के पास हिम्मत नहीं है उसको आरक्षण को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। ये आपका ओबीसी विरोधी चेहरा है। और इससे हम क्या बताएं, यूपी नगर निगम में अभी जब चुनाव होने वाला था ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का पूरा प्रयास किया, भरसक प्रयास किया आपने। और कपिल ठाकुर जी जब आरक्षण दे रहे थे ना 26%, तब जनसंघ ने विरोध किया, मजबूरन उनको घटाकर 26 से 20% करना हुआ। ये आपका है चरित्र। और उसके बाद बीपी सिंह जी जब आरक्षण दिए तो आपने तो सरकार ही गिरा दी, ओबीसी के खिलाफ कमंडल यात्रा निकाल दिया आपने, कपिल ठाकुर जी की सरकार गिरा दी।
दिया आपने, ये है आपका ओबीसी एससी एसटी आरक्षण विरोधी चेहरा। और 62nd अमेंडमेंट जब रामविलास पासवान जी लेकर आ रहे थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ताकि जो संसद में 84 सीट एससी के लिए और 47 सीट एसटी के लिए है उसको एक्सटेंड किया जा सके, तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। अरे आप संरक्षक बनोगे, आप उतने ही ओबीसी के संरक्षक हो जितने जो प्रज्वल रेवन्ना जो भाग गया देश छोड़कर। 2000 से ज्यादा सेक्स स्कैंडल का वीडियो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए वोट मांगते हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, आप उतने ही ओबीसी का संरक्षक हो जितने भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है आईटीबीएचयू में एक लड़की का गैंग रेप करते हैं और आप 2 महीने तक उनसे चुनाव प्रचार करवाते हैं। आपका चेहरा, आप तो कभी ओबीसी एससी एसटी के हिमायती रहे ही नहीं हो सर। बोलिए, आप तो महिलाओं का ठीक है धीरेन्द्र जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। संगीत रागी जी से एक बार जवाब ले लेती हूँ। हाँ, जोर शोर से उठाया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे को। संगीत रागी जी, गले की फांस बनेगा क्या? देखिए कोई गले का फांस नहीं बनेगा। समाजवादी पार्टी के रिजर्वेशन का मतलब है कि मुलायम सिंह के वंश को रिजर्वेशन दे दीजिए। फूफा, नानी, चाचा, चाची, जीजा, जीजी, सारे उसके वंश के परिवार को आरक्षण दे दीजिए। यादव परिवार को आरक्षण खत्म हो जाता है। लालू की वंशावली को आप उठा लीजिए, बेटी, बेटा, भतीजा, दामाद, उनको आप आरक्षण दे दीजिए। यही उनके लिए सामाजिक न्याय का पैमाना है। ये दोनों यादव परिवार जो है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। न इनको राष्ट्र से मतलब है, न इनको देश से मतलब है, न इनको बिहार से मतलब है। ये दोनों भ्रष्ट हैं और पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। दूसरी बात, ये आरक्षण का मुद्दा इसलिए लाए हैं क्योंकि इनको अब पता है कि इनकी जमीन खिसक गई है, ये कहीं पर नहीं है। पिछली दफा 2019 के चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी साफ थी, इस बार भी साफ होने जा रही है। 2024 के चुनाव में भी ये कहीं पर नहीं होने वाले हैं। इसीलिए ये जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट तत्व हैं इनके साथ मिलते हैं और बतंडा बनाते हैं। तो ये पूरी तरीके से हार रहे हैं। इसलिए इनको लगता है कि एक बार हुआ था 2017 के चुनाव के समय बिहार में एक गलत व्याख्या करके उसमें परम पूजनीय सरसंचालक जी को घसीट लिया था और जिसका लालू प्रसाद यादव ने दुरुपयोग किया था। जबकि कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बार बार कहा है कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा है हम आरक्षण के पक्षधर हैं। और जिसकी जितनी संख्या वारी, ये क्या तरीका हुआ भाई? 1000 ऐसी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या कम से कम ऐसी तो 70 ऐसी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से भी कम है। वो जातियां क्या होंगी? तो इसका मतलब है कि लालू की गुंडागर्दी चलेगी, लालू के वंश की गुंडागर्दी चलेगी। यहां मुलायम सिंह की पार्टी का जब अखिलेश यादव सत्ता में आते हैं तो सारे उत्तर प्रदेश के गुंडे, इस्लामिस्ट गुंडे जो है वो सड़कों पर तांडव मचा रहे होते हैं। यही इनके सत्ता प्राप्ति का मतलब है। इनको न सुशासन से मतलब है। देश 21वीं सदी में जा रहा है, 22वीं सदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दुनिया के पटल पर हम मानचित्र पर हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इनको इससे मतलब नहीं है। दुनिया के पटल पर भारत बहुत बड़ा आज के दिन में आर्थिक ताकत के साथ साथ सामरिक ताकत बने, लालू प्रसाद यादव की इससे क्या मतलब है? उनको आता क्या है इससे अलावा कि और खैनी ठोकवा करके आईएएस ऑफिसर से वो आदमी अराजकता पैदा करने के अतिरिक्त बिहार में किया क्या है? उसकी पार्टी ने न किया है और नहीं अखिलेश यादव ने किया है। तो ऐसे लोग जो है 70 की राजनीति, दशक की राजनीति में देश को ले जाना चाहते हैं। देश आज इसके लिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जहां तक ओबीसी का नेतृत्व है, धीरेन्द्र जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सुनील सिंह जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, बाकी लोगों के पास भी आऊंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हमें रुख करना होगा। तेलंगाना के सीएम को जिस तरह से सम्मन भेजा गया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का ये बयान सामने आया है। रेवंता रेड्डी को समन कर डराया जा रहा है, ये कहा है कांग्रेस ने। अमित शाह के झूठे वीडियो केस में सीएम को समन भेजा गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से ये पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है और इसमें ये कहा गया है कि दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर हैं, उनका ये बयान सामने आया है। धीरेन्द्र जी, मुझे लगता है एक टिप्पणी, बहुत देर से आप भी जुड़े हुए हैं, एक टिप्पणी इस पर आप कर दीजिए। अब सीधे एनडीए पर, बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करके विरोधी नेताओं को डराने का काम किया जा रहा है। धीरेन्द्र जी।
चित्रा जी, सबसे पहले तो आप देखिए कि तीन इनके लोकसभा के प्रत्याशी अपने चुनाव को वापस ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी गलत वीडियो एडिट करके इसके मुख्यमंत्री इसमें शामिल होकर के चलवाते हैं। तो कितने मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है, दर्शकों को पता चल रहा है। और आरक्षण पर हल्ला कर रहे हैं ये कांग्रेस के गठबंधन वाले लोग, इंडी गठबंधन वाले लोग, जिस देश की राष्ट्रपति चित्रा जी एससी समाज के हो और वो भी महिला हो, जिस देश के प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हो, जिन्होंने अपनी आरक्षण को बढ़ाने के बजाय भी गरीब में और 10% सवर्णों को भी आरक्षण दिया हो, उनसे इस तरह की बेतुके तरह का भ्रामक प्रचार करना कि आरक्षण को समाप्त करना, तो देशवासी और आपके दर्शक सब जान रहे हैं। अपनी जमीन खिसकता हुआ देख करके फिर वही नारे ये लगाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कभी लोग भ्रमित हुआ करते थे। और मंडल कमीशन की बात करने वाले ये नेता लोग, डीपी मंडल साहब इसी मधेपुरा और बिहार के रहने वाले, आज एक परिवार लालू परिवार ने मंडल जी का नाम ले लेकर के अपनी पूरी राजनीति चमकाई है, लेकिन उस परिवार का आदमी भी आज राजनीतिक रूप से हाशिए पे पड़ा हुआ है। मंडल कमीशन में हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी जोर दे रहे थे, आज एक ही परिवार उत्तर प्रदेश में भी है। तो क्या मंडल कमीशन सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार की सेवा के लिए बना था? ये भी पिछड़ा वर्ग के लोग और अति पिछड़ा वर्ग के लोग समझ रहे हैं। कर्नाटका में 4% आपने पिछड़ों की काटी, वहां पे हिस्सेदारी आपने तेलंगाना में 5% काट करके एक विशेष समुदाय को अपने वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए उसका हक को छीन करके दूसरे को दिया। तो क्या देश के वोटर और देश के पिछड़ा अति पिछड़ा समझ नहीं रहे? इस तरह की बातें भ्रष्टाचार करने वाले के साथ आप पड़े हुए हैं। एक तरफ जो है सियासत की लड़ाई हम लोग सारे राजनीतिक पार्टी एक तरफ कर रहे हैं, पार्टियों की लड़ाई है, दूसरी तरफ ये प्रॉपर्टियों की लड़ाई है, प्रॉपर्टी बचाने की। चित्रा जी, मैं बता रहा हूँ कि एक तरफ शिष्टाचार और एक तरफ भ्रष्टाचार, दो धाराओं की लड़ाई है। धीरज साहू जैसे लोगों को धन को लेकर के किसी गरीब को देने का इन्होंने कोई उदाहरण तो अभी तक पेश नहीं किया। अगर आपके नॉलेज में हो तो आप मुझे बताने का काम करेंगे। मैं जवाब दे देती हूँ। कंचन जी, मैं आपके पास आऊंगी। सुनील सिंह यादव जी, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं खुद फिरोजाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ। एक सेकेंड सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। ये बात तो सच है ना, जब परिवारवाद के आरोप, ये सही बात है कि अभी भी दलितों की स्थिति को बेहतर करने में ओबीसी के बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनकी स्थिति को बेहतर करने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन जब आप लोगों को भी मौका मिलता है, मैं फिरोजाबाद में मौजूद हूं, अक्षय यादव, रामगोपाल यादव जी के बेटे को यहां से टिकट दे दिया गया। 5 आपके ही यानी कि समाजवादी मुलायम सिंह यादव जी के परिवार को उन सीटों पर जहां पर वो बड़ी और कड़ी टक्कर बीजेपी को दे रही है, सब परिवार के लोगों को खड़ा किया गया है। वही स्थिति में बिहार में होकर आ रही हूं, चाहे पाटलिपुत्रा हो, मीसा भारती को खड़ा किया गया है, सारण सीट से वहां पर रोहिणी आचार्य को खड़ा कर दिया गया है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण टक्कर वाली सीटें हैं वहां पर तो आप लोग परिवार के लोगों को खड़ा कर देते हैं, बाकी जगहों कार्यकर्ताओं को लड़ाते रहो। तो ये तो पलट कर पूछा जाएगा ना कि आरक्षण को लेकर या गरीबों की बेहतरी को लेकर जब भी आप लोगों को मौका मिलता है, क्यों नहीं दे देते हैं आप किसी गरीब को? क्यों नहीं एससी एसटी या फिर ओबीसी के उस व्यक्ति को दे देते हैं टिकट जो पिछड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हो और वो आगे बढ़े उनकी आवाज को लेकर, जो अभी भी पीछे रह गया, हाशिए पर रह गया है? ये सवाल अगर बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है तो क्या गलत है? जवाब दीजिए। फिरोजाबाद में आपका स्वागत है और मुझे लगता है कि बीजेपी जो प्रयास कर रही है वही अगर आप कर देंगे तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कुर्मी सबसे ज्यादा हम लड़ा रहे हैं, पासी समाज के लोग हम लड़ा रहे हैं, लोधी समाज के लोग हम लड़ा रहे हैं, मौर्य समाज के लोग हम लड़ा रहे हैं, निषाद कश्यप समाज के लोग हम लड़ा रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, हम सबको मौका दे रहे हैं। और जो बात भी संगीत रागी जी कह रहे थे, हम जानते हैं आप उस आरएसएस से आते हैं जो कहती है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। जब लालू जी गला पकड़ते हैं तब आरएसएस की आवाज बदल जाती है। और देखिए, सपने तो कोई देख सकता है इस देश में कि आरक्षण खत्म करना है। आप हमको गुंडा कह सकते हैं, लेकिन आरक्षण खत्म करने की जो बात कहेगा तो लाठी तो उसको पड़ेगी, और सरकार होगी तो जेल में जाएगा, नहीं होगी तो लाठी खाएगा, सड़क पे लाठी खाएगा। लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात अगर कोई कहेगा, मैंने मंडल खत्म करने की बात तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने मध्य प्रदेश पे प्रतिशत का मैंने सवाल किया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं संगीत रागी, भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 आप, झूठ बोलने में नंबर 1 आप, बलात्कारियों को देश से भगाने में, बलात्कारियों को जेल से छुड़ाने में नंबर 1 आप। ये आपका चरित्र है? ये आपका चरित्र है? ऐसा राष्ट्रवाद है
तो देखिए चित्रा जी, हमारा आपका राष्ट्रवाद अलग है, ये आरएसएस और बीजेपी का राष्ट्रवाद अलग है। यहाँ जो जितना बड़ा बेईमान उतना बड़ा राष्ट्रवादी, जितना बड़ा बलात्कारी उतना बड़ा राष्ट्रवादी, जितना बड़ा चोर उतना बड़ा राष्ट्रवादी, जितना ज्यादा झूठ आरोपों पर सिद्धार्थ जी जवाब देंगे, लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात किसने कही है? क्या प्रधानमंत्री ने कही है ऐसी बात? सुनील सिंह जी, क्या प्रधानमंत्री ने कही है आरक्षण खत्म करने की बात? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो खुद कहते हैं कि हम पिछड़े समाज से आते हैं। क्या भारतीय राजनीति में किसी की हैसियत है कि कोई ये कह करके चुनाव लड़ लेगा इस देश में कि वो पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म कर देगा? चुनाव लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, राजनीति नहीं कर पाएगा, इस देश में घूम नहीं पाएगा ये बात कह करके कि हम पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग जाति जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या होगी उसको आरक्षण देंगे। संगीत रागी के सीने में सांप लौटता है क्योंकि 2% आबादी वाले लोग, 5% आबादी वाले लोग। बोलिए संगीत रागी जी, वो कह रहे हैं आपके सीने में सांप लौटता है। हाँ, कंचन यादव जी, सिद्धार्थ जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ धीरेन्द्र जी आपके भी पास। वो कह रहे हैं संगीत रागी जी आपके लिए कि आपके सीने पर सांप लौटता है। देखिए, हाँ, हमको सांप तो जरूर लौटता है क्योंकि जितने निकम्मे भ्रष्टाचारी ये दोनों यादव परिवार हैं, दोनों यादव परिवार निकम्मे भ्रष्टाचारी और पूरे राज्य को अराजकता में सौंपने वाले, जब ऐसे निकम्मे भ्रष्टाचारी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप क्या हो सकती है। आप सोच सकती हैं निकम्मे, मैं बार बार कह रहा हूं, निकम्मे भ्रष्टाचारी, इनको चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, चपरासी की नौकरी नहीं मिलती यदि ये यादव परिवार के नहीं होते। ये इतने बड़े निकम्मे हैं कि बिहार के अंदर इनको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती यदि ये मेरिट की बस को होते। सिर्फ यादव परिवार के, यादव के नाम पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। सभी से गुजारिश है, सभी से गुजारिश है प्लीज। गुंडागर्दी, दलितों की सबसे ज्यादा हत्या, अपहरण की संस्कृति चलाने वाला कौन? मुलायम सिंह यादव अपहरण की संस्कृति चलाने वाले, लालू प्रसाद यादव अपहरण की संस्कृति वाले। जब यादव परिवार का था तो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में होता था। आरक्षण के खिलाफ बोलो, बताओ, लाठी खाने को तैयार हो तो कोई आरक्षण खत्म करने वाला नहीं है, कोई भी आरक्षण खाने नहीं। यही कहते हैं, यही कहना है कि मूर्खों के साथ बहस नहीं की जा सकती है, मूर्खों के साथ बहस नहीं की जा सकती है। यही गुंडागर्दी है, यही गुंडागर्दी है और कोई गुंडागर्दी। सर प्लीज कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज सर। मुद्दे पर रहेंगे, मुद्दे पर रहकर अपनी बात करेंगे आप। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे के खिलाफ नहीं, प्लीज प्लीज। दोनों ही लोगों से गुजारिश है, मुद्दे पर अपनी बात करेंगे, मुद्दे पर। संगीत जी जल्दी से अपनी बात को पूरी करें मुद्दे पर। जो किसी ने कहा नहीं है वो भी कह रहा है कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, ये जाहिलों की जमात है। मोहन भागवत कौन है? ठीक है सर, अब कंचन यादव जी आपके पास आते हुए एक सेकेंड सर। आरक्षण को खत्म करने की बात किसकी ओर से कही गई थी? ठीक है सर, ठीक है। मोहन भागवत का उस संदर्भ में 2015 का बयान था। सुनील सिंह जी मेरी बात सुनिए, आपकी बात महत्वपूर्ण है। मोहन भागवत का 2015 का वो बयान था, उसके बाद 2017 में चुनाव हुए, उसके बाद 2019 में चुनाव हुए, 2022 में चुनाव होते हैं, 2020 में बिहार में चुनाव होते हैं। सर जब हम जनता के बीच जाते हैं, और मोहन भागवत ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी थी, अभी 2 दिन पहले फिर उनकी सफाई सामने आई है। मेरा ये सवाल है कंचन यादव जी, आरक्षण पर बयान किसने दिया है कि खत्म कर लिया जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी ने दिया है? क्या गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, जिसका वीडियो वायरल किया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से? सर एक एक करके अपनी बात करेंगे प्लीज। सर मुझे सवाल पूछने दीजिए, कंचन यादव जी प्लीज सर मुझे सवाल पूछने दीजिए। संगीत रागी जी, किसने कहा है आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? बताइए आप। स्क्रीन से बहुत फ्रीज हो रहा है, फिर भी मैं बोल रही हूँ, अगर आवाज जा रही हो तो। यहाँ पर धीरेन्द्र कुमार जी बैठे हैं, इनका क्या है मिशन? आवाज आ रही है, बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो बहनोई फर्स्ट। अरे पूरे रिश्तेदार को तो आपने घुसा लिया है अपनी पार्टी में, 3-4 टिकट अपने रिश्तेदारों को बांटे हो, घर वालों को बांटे हो, और परिवारवाद का आरोप हम पर लगाते हो। पहले खुद के घर में झांक कर देखिए। और आप पूछ रही आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो ये किसने कहा कि हम उसका आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे देंगे? ये भी तो कहीं से नहीं कहा गया है, लेकिन डिबेट तो इस पर हो रही है। प्रधानमंत्री का भाषण तो इस पर दिया जा रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण ओबीसी का छीन हमेशा ओबीसी आरक्षण विरोधी। कर्नाटका में ऐसा हुआ है,
कर्नाटका में कंचन जी ऐसा हुआ है, कर्नाटका में इन लोगों की सरकार ने, बोम्मई सरकार ने जब आरक्षण ओबीसी में से हटाकर अल्पसंख्यकों को खत्म कर दिया था तो मामला अदालत में पहुंचा। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो फिर बहाल कर दिया गया। उसी का डर दिखाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। लेकिन मेरा ये सवाल है, आरक्षण वाला बयान किसकी ओर से दिया गया है? देश को ये जानने का हक है कि किसने कहा है आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आप सीधे नाम लेकर बताइए ना, किसने कहा है ऐसा? अच्छा ठीक है, मैं नाम लेकर सीधे बताती हूँ। आप कर्नाटक की बात करिए, कर्नाटक की बात कर लेती हूँ। वहाँ पर बीजेपी जब पावर में आई तो जेडीएस ने जो आरक्षण दिया था, जो अभी बहुत चर्चित है, सेक्स स्कैंडल में देश छोड़कर भाग गए, उसी ने दिया था मुसलमानों को आरक्षण। और इन्होंने खत्म नहीं किया। 2006 में उनके साथ सरकार में आए और 2019 में तो फुल फ्लेज आए। क्या किया इन्होंने? उसको गोका लिंगा और लिंगायत में बांट दिए। अगर आपको इतनी समस्या थी तो आपने आरक्षण को खत्म क्यों नहीं किया? मुसलमानों के आरक्षण को आपको बांटने की क्या जरूरत पड़ी थी? और आज आप संरक्षक बने बैठे हुए ओबीसी का। उतने ही संरक्षकों, मैंने कहा कि जितना आप महिलाओं के संरक्षक हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे जो भी हो, एक शब्द आपका नहीं। आपका जो वीडियो है वो बार बार फ्रीज हो रहा है, लेकिन आपकी बात समझ में आ गई है। महत्वपूर्ण सवाल कंचन जी आपने पूछे हैं, मुझे लग रहा है सिद्धार्थ जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। जो आरोप आपके ऊपर समाजवादी पार्टी और आरजेडी के प्रवक्ता की ओर से लगाए गए हैं। देखिए चित्रा जी, इनके साथ समस्या क्या है, इनके लिए तो मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि औरों के हालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। इनकी दुकान में क्योंकि मात्र खौफ का, डर का सामान बिकता है, तो ये जब तक डर को बेचेंगे नहीं तब तक इनकी दुकान चलेगी कैसे? ये लोग कहते रहेंगे आरक्षण खत्म होने वाला है, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। ये नारा देते देते किसको देंगे? 8% का आरक्षण दे दिया समाजवादी ने एक परिवार को। ये विशेष आरक्षण है। अरे आप कह रहे थे, अभी गिनाने लग रहे थे, सबसे ज्यादा हमने ये किया, सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा एक परिवार से चुनाव आप ही लड़वा रहे हैं। ये कौन सा आरक्षण है? ये कहां लिखा था संविधान में? संविधान निर्माता तो नहीं सोच करके गए थे। जब एम्स में देश में ओबीसी का 27% का आरक्षण नहीं मिलता था और नरेंद्र मोदी जी की सरकार देने लगी, तो उससे पहले आपकी जबान क्यों नहीं खुलती थी? जब इस देश में ओबीसी वर्ग के लिए सबसे बड़ी विश्वकर्मा योजना आज से पहले कोई नहीं ला पाया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए, तब आपकी इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आरक्षण की आग में एक दूसरे को झुलसाने की कवायद लगातार जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, आरक्षण को खत्म किए जाने के बाद आखिर किसकी ओर से कही गई है, इसका जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है। लेकिन कुल मिलाकर ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में भी सियासत जारी रहेगी। 7 मई को होना है तीसरे चरण का मतदान और उसके बाद 7 चरणों तक 1 जून तक किसी तरह की परिस्थिति बनी रहेगी। किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है, इसका फैसला तो जनता को करना है। जनता वोट के जरिए देगी इसका जवाब। फिलहाल दंगल में फिरोजाबाद से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।